नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केरल एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में, केवल दक्षिण भारत में नहीं है, वैसे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी की स्थिति, राजनीतिक स्थिति की बात कर रहा हूं, सबसे दयनीय है। उसका 2016 में एक MLA जीता था पहली बार, वो भी हार गया 2021 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी की स्थिति क्या है। लेकिन क्या इस स्थिति में बदलाव आने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में? ये बहुत कुछ निर्भर करता है दो बातों पर। एक तो प्रधानमंत्री ने जो फॉर्मूला दिया है केरल की यूनिट को। पिछले दिनों प्रधानमंत्री केरल में थे सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में, और कोच्चि में उन्होंने केरल की जो बीजेपी है उसकी कोर ग्रुप की बैठक ली। उसमें बड़ी नाराज़गी जाहिर की कि संगठन कुछ कर नहीं रहा है, संगठन का कोई विकास नहीं हो रहा है, न तो राज्य के दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में विकास हो पा रहा है, न जो कुछ क्षेत्रों में बीजेपी का थोड़ा प्रभाव है उसमें बढ़ोतरी हो पा रही है। क्योंकि 2016 के चुनाव में बीजेपी एक सीट जीती थी और 7 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर आई थी। तो ये वहाँ उन 7 सीटों पर निश्चित रूप से संभावना थी कि अगर 5 साल काम किया गया होता और मन लगाकर काम होता तो शायद उनमें से 1-2 सीटें जीत भी सकती थी। तो जीतना तो छोड़िए, उन सीटों को जहाँ नंबर 2 थे, जहाँ नंबर 1 थे वो भी हार गए। और उसके अलावा वोट की दृष्टि से देखिए तो उसमें भी कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। 2016 में 98 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 10.8 समथिंग % उसको वोट मिले। और 2021 में 5 साल बाद बीजेपी 140 हैं कुल विधानसभा की सीटें, उनमें से 115 पर चुनाव लड़ी और उसको 11.3% वोट मिले। तो न तो सीट बढ़ी क्या, घट गई, और वोटों में भी कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ी। अब उसके कारण कई थे। कारण एक तो ये था कि सबरीमाला के मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन सबरीमाला के मुद्दे पर बीजेपी के प्रति जो सहानुभूति बनी थी, जो समर्थन दिखाई दे रहा था, उस सब का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी ले गई। क्यों कांग्रेस पार्टी ले गई? क्योंकि लोगों को इस बात का भरोसा बीजेपी नहीं दिला पाई कि वो CPM से लड़ने की स्थिति में, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो CPM से लड़ने की स्थिति में है। इसलिए वो सारा वोट जो सबरीमाला पर, जो हिंदू वोट बीजेपी के साथ नज़र आ रहा था, समर्थन, वो सब का सब कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। और ये राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि लोग किसी मुद्दे पर अगर एकजुट हो रहे हैं किसी एक सरकार के या एक पार्टी के खिलाफ, तो उस पार्टी के साथ चले जाते हैं जो उसको हराने की स्थिति में हो या लड़ने की स्थिति में हो। कम से कम बीजेपी दोनों में स्थिति में नहीं थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली आई। यानी 9 दिन चले 2.5 कोस, कहावत है, यहाँ तो -2.5 कोस बोलना चाहिए कि और नीचे आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन जिस तरह से काम कर रहा है उससे काम नहीं चलेगा, आपको लोगों के बीच जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो है, उनका जो लाभार्थी वर्ग है, उस तक पार्टी ने पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की? पिछले दिनों, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गई थी केरल, और केरल में वायनाड गई, जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ उन्होंने जो है जब समीक्षा की इन योजनाओं की, तो पता चला ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना है। अब इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस किसी भी स्टेट यूनिट के बारे में और क्या हो सकता है? इससे बड़ी नाकामी किसी स्टेट यूनिट की और क्या हो सकती है कि जो मुद्दा आपके पास है, आपके लिए पॉजिटिव है, उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। पूरे देश में लाभार्थियों का एक नया वोट बैंक बीजेपी ने तैयार कर दिया है, मोदी ने तैयार कर दिया है। केरल में उसका फ़ायदा उन्हीं की पार्टी उठाने की स्थिति में नहीं, उठाने की छोड़िए, फ़ायदा तो तब होगा जब आप जोड़ेंगे। उनको उनसे संपर्क करने की भी कोशिश नहीं हुई कि जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर उसमें कमी है तो क्या है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को बताएं कि ये समस्या आ रही है, इस वजह से नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उनको बताएं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को बताएं, जिससे उनको वो लाभ मिले, उससे उनका पार्टी से जुड़ाव होगा। ये सब कुछ इस तरह का काम वहाँ नहीं हो रहा था। दूसरा, प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि भाई
जब हैदराबाद में जुलाई में, इसी साल जुलाई में हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो क्रिश्चियन एमएलए, एमपी, मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में, उनका दौरा होना चाहिए। कहाँ पर? केरल में। केरल की जो राजनीति है वो सामाजिक रूप से 3 ध्रुवों में बटी हुई है, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। इनमें से 2 जो सामाजिक समूह हैं एक साथ आ जाते हैं, वो जीत जाते हैं। तो बीजेपी के साथ मुसलमान तो आने वाले नहीं, तो इसलिए उसमें शायद कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, या कोशिश करे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। बीजेपी का संगठन का आधार इतना बड़ा नहीं है। लेकिन केरल में आरएसएस का काम बहुत ज़्यादा है। सीपीएम से कोई टक्कर ले रहा है, सीपीएम की हिंसा से कोई टक्कर ले रहा है अगर केरल में, तो वो आरएसएस है। बीजेपी उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। तो उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय को बीजेपी से जोड़िए, और जोड़ने में मदद के लिए दो मुद्दे हैं, 2 घटनाएं कह लीजिए जो एक हो रही है, एक हुई है। पहली घटना है लव जिहाद की। लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जो केरल से ही उठा, और केरल में सबसे पहली शिकायत क्रिश्चियन समुदाय से आई, और उनका मानना है, बाकायदा उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया और ये कहा कि यहाँ जो मुस्लिम समुदाय है वो गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, डेमोग्राफी बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई गैर मुसलमान केरल में रहे। ये किसी हिंदू संगठन ने ये बात नहीं कही, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये बात नहीं कही। ये क्रिश्चियन समुदाय के मिशनरियों के लोगों ने, वहाँ के चर्च के पादरी जो हैं, उन लोगों ने ये बात कही और इस बात की शिकायत की। मैंने पहले भी बताया था कि उस समय वीएस अच्युतानंदन सीपीएम के जो है वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और उसके बाद ये इसकी जांच हुई। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कंपल्शंस आए और सब मामला बिखर गया। लेकिन वो मुद्दा आज भी जीवित है। केरल में लव जिहाद का सबसे ज़्यादा शिकार जो ईसाई लड़कियां हो रही हैं। तो इसलिए ये एक मीटिंग ग्राउंड है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों समाज के लोग एक पेज पर हैं, हिंदू और क्रिश्चियन। दूसरा, प्रधानमंत्री की कुछ समय पहले जो वेटिकन की यात्रा हुई थी, पोप से मिले थे। उसके बाद एक माहौल क्रिश्चियंस के बीच में, एक संदेश गया। पोप से मिलने के बाद पोप जिस तरह से मिले, जो प्रशंसा की, जो जिस गर्मजोशी से स्वागत किया प्रधानमंत्री का, उसकी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उसका एक संदेश गया, उसका मुझे अब इसको क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता कि कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन निश्चित रूप से उसका फ़ायदा गोवा के चुनाव में हुआ। गोवा में बीजेपी के क्रिश्चियन उम्मीदवार जीते, क्रिश्चियन विधायक हैं, क्रिश्चियन मंत्री हैं। तो गोवा में भी केरल जैसी स्थिति से मतलब वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है उस तरह की, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय ऐसी स्थिति में है कि किसी को भी हरा या जिता सकता है। तो वो जिसके साथ हो जाए उसकी जीत, जिसके खिलाफ हो जाए उसकी हार। ये लगभग बहुत से चुनाव क्षेत्रों में विधानसभा के उन्होंने ये स्थिति, उनकी पॉपुलेशन की जो संख्या है, आबादी उनकी जो है, उसके कारण बना हुआ है। तो इसलिए बीजेपी उनको जोड़ा था। गोवा में पहली बार ईसाई समुदाय को बीजेपी से मनोहर पर्रिकर ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व रक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी और उसमें कामयाबी भी मिली थी। उसके बाद बीजेपी में थोड़ी शिथिलता आई, तो आपने देखा कि 2017 के चुनाव में बीजेपी की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। उसको जोड़ तोड़ के बड़ी मुश्किल से किसी तरह से सरकार बनी है, वो भी कांग्रेस की नाकामी और नाकारेपन के कारण गोवा में बीजेपी की सरकार बन पाई थी। लेकिन हम लोग आज बात केरल की कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जब कोर ग्रुप से बात की केरल की इकाई के, उसके बाद तय हुआ कि केरल के संगठन में बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। पूरा संगठन जो है उसका ओवरहॉल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री के लौटने के कुछ ही दिन बाद वहाँ के प्रभारी नियुक्त किए गए। प्रकाश जावड़ेकर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको केरल का प्रभारी बनाया गया, और आरएमडी अग्रवाल जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, पहले विधायक थे, अब राज्यसभा सांसद हैं, उनको सह संयोजक बनाया गया। आरएमडी की ससुराल केरल में है, तो मुझे लगता है शायद ये कनेक्शन था जिसकी वजह से उनको सह संयोजक बनाया गया केरल का। तो इन दोनों नेताओं के जाने के बाद अब इसके बाद वहाँ पर दौरा होने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के जाने के बाद
वहाँ पर संगठन में बड़े बदलाव होंगे। लेकिन इस बीच में एक और घटना हुई है, और वो घटना हुई है गुरुवार को पीएफआई के ठिकानों पर छापे देश भर में। लगभग 100 नेता जो है पीएफआई के पकड़े गए हैं और उनके दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। वहाँ से तमाम तरह के डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। पीएफआई का आतंक केरल में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से है। केरल में जितनी एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ हैं और एंटी क्रिश्चियन भी कुछ मायने में, उसमें पीएफआई का बड़ा हाथ है। लव जिहाद के जो आरोपी हैं या जो इसमें लगे हुए, वहाँ बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये काम चलाया जा रहा है। ये लव जिहाद का जो है इक्का दुक्का मामला नहीं है। वहाँ जो है वो बाकायदा योजना बनाकर काम होता है। उसमें पीएफआई की बड़ी भूमिका है। बाहर से जो पैसा पीएफआई को आता है, केरल में हो सकता है किसी एक स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आता होगा, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है। तो पीएफआई की फंडिंग का एक बड़ा सोर्स केरल था। वहाँ पीएफआई के खिलाफ एक्शन होने के बाद जो परिस्थिति बदलेगी, जो इसका जो इम्पैक्ट होगा, यानी समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो जो डर का माहौल है, आतंक का माहौल है, उसमें जो कमी आएगी, क्या बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में है? क्या बीजेपी उसका चुनावी लाभ लेने की स्थिति में है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका तत्काल कोई जवाब नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है, कोई भी चुनावी लाभ उठाने के लिए 2 शर्तें मेरे ख्याल से होती हैं जो बुनियादी होती हैं। वैसे तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी बुनियादी होती हैं। एक, संगठन का विस्तार बूथ लेवल तक हो, अगर गांव-गांव तक हो। दूसरा, स्टेट लीडरशिप। दोनों में केरल में बीजेपी पीछे। तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां बीजेपी का कुछ नहीं था, वहां के अन्नामलाई के रूप में उसे जो लीडर मिला है वो अद्भुत है। बीजेपी वहाँ कब तक बड़ी पार्टी बनेगी ये पता नहीं है, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से तमिलनाडु में काम हो रहा है, जिस तरह से अन्नामलाई काम कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि वो मॉडल हैं जिसका अनुकरण करना चाहिए सभी पार्टियों को, कि किस तरह से ज़मीन पर लड़ा जाता है, किस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं, किस तरह से उनको पेश किया जाता है, किस तरह से बिना गाली गलौज और भाषा की गरिमा गिराए हुए अपने विरोधी पर हमला कर सकते हैं। इस सब का उदाहरण है के अन्नामलाई। केरल में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेंद्रन, उनमें कोई स्पार्क नहीं नज़र आता। वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। इससे पहले जो लोग हुए हैं उनमें भी जो है इस तरह का जो जुझारूपन होना चाहिए कि पार्टी जो सबसे नीचे हो उसको उठाकर ऊपर लाना है। जैसे इसी तरह से आप देखिए तेलंगाना में भी जो है बांदी संजय कुमार जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह की पदयात्राएं की हैं, जिस तरह से तेलंगाना राष्ट्र समिति से मोर्चा ले रहे हैं, उसका फ़ायदा तेलंगाना में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब नेता नीचे तक जाता है, गांव तक जाता है, तब संगठन तैयार होता है, तब लोग जुड़ते हैं। केरल में ऐसा कुछ भी बीजेपी के साथ नहीं हो रहा। तो क्या अब बदलाव होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री की नज़र केरल पर है। प्रधानमंत्री केरल में बीजेपी की स्थिति को बदलना चाहते हैं, और वो बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब पूरी पार्टी की ताकत लगेगी। अभी तक जो दक्षिण के राज्य थे, कर्नाटक को छोड़कर, बीजेपी ज़्यादातर चुनाव लड़ने की रस्म अदायगी करती थी। उस तरह से उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से चुनाव लड़ा नहीं जाता था। अब बीजेपी का लक्ष्य जो है 2024 के लिए, वो दक्षिण के बाकी कर्नाटक के अलावा जो राज्य हैं उनमें अपनी ताकत बढ़ाने का है, कि अगर नॉर्थ में कहीं कुछ उसके साथ कुछ कमी हो तो उसकी भरपाई दक्षिण से की जा सके। उसके लिए अब 1.25 साल का समय है। क्या केरल में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाएगी? ये कहना आज की तारीख में जो बीजेपी है, जो उसकी स्थिति है, उसमें तो कहा जा सकता है बिल्कुल नहीं। लेकिन असंभव कुछ नहीं होता अगर प्रयास किया जाए। तो केरल बीजेपी के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। बीजेपी उस चुनौती को स्वीकार करेगी और इस अवसर का लाभ उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। अगले 4-6 महीने उसकी तैयारी की जो गति होगी वो बताएगा कि किस तरह का बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।